भी बिल्कुल चारों ऑप्शनों को देखना ही है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बचपन की विशेषता नहीं है। तो साथियों उसमें जो ऑप्शन थे, जहां तक मेरे पास न्यूज है, तो उसमें एक तो आपके खिलौनों की आयु ऑप्शन था, एक आपके प्रश्न करने की अवस्था जो है वो ऑप्शन था, एक आपके समूह या दल की अवस्था था, ऐसे कुछ था साथियों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ऐसे कुछ था। तो उसमें यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु क्यों रहेगी? क्योंकि खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, मैंने इस प्रश्न को कई बार कर रखा है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और पूर्व बाल्यावस्था का दूसरा नाम ही क्या है साथियों? उत्तर शेष अवस्था। मतलब शेष अवस्था की विशेषता है ये, बचपन की नहीं है। बचपन का मतलब किससे लिया जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर चाइल्डहुड मतलब बचपन, मतलब यहाँ बाल्यावस्था से लिया जाएगा। तो यहाँ खिलौनों की आयु वाला जो विकल्प था वो आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न मुझे मिला है वो मिला है कि भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। तो कई बार इसको भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन इसमें इंटू 100 का प्रयोग किसने किया? टर्मन ने। तो टर्मन ही विकल्प में था, स्टर्न विकल्प में नहीं था। बिल्कुल 1916 में साथियों टर्मन के द्वारा ये बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। तो यहाँ पर टर्मन वाला जो विकल्प था, जो भी आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी विकल्प था, वो आपका टर्मन वाला ही सही माना जाएगा साथियों। बुद्धि लब्धि का सूत्र 1916 में दिया था इन्होंने, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जो मेरे पास नेक्स्ट प्रश्न आया है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो साथियों क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव का जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत था उसी को कहा जाता है। तो मतलब प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कह दो या संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत कह दो या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कह दो, ये किसके द्वारा दिया गया था? आईपी पावलोव के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो पावलोव वाला जो विकल्प था साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो एक और प्रश्न जो मिला है वो है साथियों आरटी 2009 में एक सप्ताह में शिक्षण घंटों की संख्या थी। तो साथियों कई बार, अभी मत कहना कि इन प्रश्नों को मैंने पढ़ा नहीं रखा है, बिल्कुल 100% पढ़ा रखा है। जब पेपर की पूरी पीडीएफ यदि आती है तो बिल्कुल उसको निश्चित रूप से सोल्यूशन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहां से आया है। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि एक सप्ताह में शिक्षण घंटों की जो संख्या है वो कितनी रहेगी? 45 घंटे न्यूनतम शिक्षण घंटों की संख्या रहेगी, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे साथियों। बता रखा ना, याद आ रहा है कुछ कुछ। नेक्स्ट जो प्रश्न हमें मिला है वो है सृजनात्मकता का संबंध किससे है। तो सृजनात्मकता का संबंध किससे है साथियों? अपसारी चिंतन से है। जबकि बुद्धि का संबंध बताया था मैंने आपको, बुद्धि का संबंध तो अभिसारी चिंतन से होता है और सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? अपसारी चिंतन से। तो आपके अपसारी चिंतन वाला जो विकल्प है वो ही आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा रहेगा? अपसारी चिंतन वाला। तो जो भी आपका वहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा अपसारी चिंतन का विकल्प था वही इसका बिल्कुल शुद्ध और सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न मिला है वो है प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू। आईक्यू का मतलब किससे लिया जाता है? बुद्धि लब्धि से लिया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू मैंने बता रखी, टर्मन ने ही ये बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी। और प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू कितनी बताई थी साथियों? 140 बताई थी। तो 140 बिल्कुल सही आंसर है आपके। यहाँ पर 140 आईक्यू किनकी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न और मिला है कि भाई बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत, सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई में सही है, ऐसा नहीं है कि भाई इनको पढ़ा नहीं रखा है। तो जो चीजें पढ़ रखी है वही लगभग पूछी गई है आपसे साथियों। बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन वाला जो आपका विकल्प है वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक परिभाषा भी आई थी स्किनर की, वो परिभाषा तो कोई याद नहीं रख पाए जहां तक मुझे नॉलेज में मिला है, मतलब जिनसे जिनसे मैंने जानकारी ली है तो वो स्किनर की परिभाषा थी। बट नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़े तो एक पर्यावरण का प्रश्न आया था सूर्य नगरी वाला, कि सूर्य नगरी किसको कहा जाता है। तो सूर्य नगरी किसको कहा जाता है साथियों? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न था नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन था साथियों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो है आपके 2014 वाला, कि 2014 जो भी जिस भी विकल्प में 2014 वाला ऑप्शन आपको मिलता है बिल्कुल वही आपका आंसर है। 2014 में ही नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। तो 2014 बिल्कुल सही उत्तर है आपके
प्रश्न संख्या जो भी ये प्रश्न संख्या था, मतलब यहाँ तो खैर वही टेस्ट वाली आदत पड़ रही मेरी। तो पर्यावरण के इस प्रश्न का उत्तर 2014 है। हिंदी का एक कौशल था अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं? तो साथियों पढ़ा रखा है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल भी दो होते हैं और ग्रह्यात्मक कौशल भी दो होते हैं। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल मतलब वह कौशल जिनसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। तो अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो एक तो बोल करके करते हैं और एक लिख कर कहते हैं। जबकि जो ग्रह्यात्मक में हम विचारों को ग्रहण करते हैं, तो एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं, एक पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो साथियों यदि ग्रह्यात्मक पूछे तो सुनकर और पढ़कर, और अभिव्यक्त्यात्मक पूछे तो बोलकर और लिखकर आपका आंसर रहेगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था हिंदी में, वाक्य के अंगों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों वाक्य के अंगों की संख्या की यदि हम बात करें, बता रखा आपको अच्छी तरह से, कई बार बता रखा है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक तो होता है आपके उद्देश्य, क्या होता है साथियों? उद्देश्य होता है, और एक होता है आपके विधेय। उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। क्लियर है ये भी सभी के? तो वाक्य के अंगों वाला जो प्रश्न था, इसमें आपका जो विकल्प था 2, कि भाई 2 अंग होते हैं, वही सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद पूछा गया था हिंदी में। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। कौन सी संधि हो रही है साथियों? इसमें वृद्धि संधि हो रही है। सदा प्लस एव, एव इसी प्रकार से लिखा जाता है, यही बिल्कुल शुद्ध है। तो सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव वाला जो विकल्प है, ये आपका सही आंसर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था, एक प्रश्न था साइकोलॉजी का, इनमें से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि है? तो आपको इसमें हिंदी में कुछ अलग नाम दिया था, नाम चेंजेस करके, लेकिन इंग्लिश में थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट लिखा हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं साथियों? टेट कहा जाता है। TAT इसको कहा जाता है। तो ये विधि किसके द्वारा दी गई थी? मॉर्गन और मुर्रे ने दी थी है। तो साथियों ये प्रक्षेपी विधि थी। तो ये TAT वाला जो विकल्प था, आप इंग्लिश में देख सकते थे। तो बिल्कुल यही आपका सही आंसर था। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था कि ढाक के 3 पात। तो साथियों ये जो लोकोक्ति थी, लोकोक्ति आई थी ढाक के 3 पात वाली, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमेशा एक सा रहना। इसी को क्या कहा जाता है? ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ क्या रहेगा? हमेशा एक सा रहना। अगला जो प्रश्न आया था मुहावरा था। साथियों मुहावरा था वो क्लियर नहीं कि बहुत लज्जित होना, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज ही है, बट मुहावरा आया था बहुत लज्जित होने से संबंधित था वो। प्लेटलेट्स कम किस रोग से किस रोग में होती है? तो ये प्रश्न आपके पर्यावरण में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? पर्यावरण में। तो साथियों जब हमें डेंगू होता है, क्या होता है? डेंगू रोग होता है, तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स वाला क्वेश्चन था, ये इसमें डेंगू आपका आंसर था साथियों। डेंगू रोग जब होता है तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की भी कमी आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आया था पर्यावरण में सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? साथियों सूर्य का निकटतम ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है साथियों? बुध ग्रह है। तो यहाँ पर ये जो पर्यावरण का प्रश्न था, इसमें बुध ग्रह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक प्रश्न और आया था पर्यावरण में, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, जिसको साथियों वस्त्र नगरी भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, और इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं। तो साथियों इस प्रश्न को भी पर्यावरण में शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न था, राजस्थान का ताजमहल कहाँ स्थित है, या राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? ऐसे कुछ प्रश्न था आपके पर्यावरण में। तो उसमें जो आपके सही उत्तर है वो है जसवंतड़ा, जोधपुर में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है जसवंतड़ा। इसको ही राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। किसको कहते हैं? जसवंतड़ा। जोधपुर को ही राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। साथियों इसी प्रकार से आपको रेगुलरली यहाँ पर पूरे 150 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। तो जल्द ही, लगभग पेपर जितनी जल्दी हमारे पास आता है, हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन जितना आते हैं उन सभी को। लेवल 2 का भी आपके पेपर चल रहा है, लेवल 2 वालों का पेपर चल रहा है, तो उनको भी बिल्कुल निश्चित रूप से मैं हल करवाऊंगा। एक प्रश्न और आया था पर्यावरण में, डांग की रानी किसको कहा जाता है? तो करौली को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था सोनारगढ़ किसने बनवाया? सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण जेसल भाटी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया?
जेसल भाटी के द्वारा ही सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ऐसा है, अगर आप वास्तव में रीट की तैयारी करते हो पात्रता की, या फिर पहले तो एक ही पेपर होता था बट अब तो पात्रता है रीट एग्जाम, एक और पेपर होगा आपके जनवरी में। तो साथियों इसकी पात्रता की तैयारी तो इस चैनल से आप कर सकते हो बिना पैसे लगाए, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, और गारंटी देता हूँ आपकी नंबर 1 तैयारी होगी, गारंटी देता हूँ इस चीज की मैं। चाहे आप पिछले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे अपना अनुभव ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न था, रमजोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। तो ये 23 ही प्रश्न फिलहाल मुझे मिले थे जिसका मैंने वीडियो बनाया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा, लाइक शेयर करिएगा, और पीडीएफ लेना है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं जल्द ही अगले प्रश्नों के साथ में साथियों, अगले वीडियो में।